कभी गौर किया है, कुछ लोग लाखों कमाकर भी हमेशा बेचैन रहते हैं और कुछ लोग मामूली आमदनी में भी चैन की नींद सोते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा समझना आसान है, पर पैसे के पीछे का मनोविज्ञान वो बेहद मुश्किल। हम सोचते हैं कि पैसा मैथ का खेल है, पर असल में ये माइंड का बैटलफील्ड है। यहां जीतता वो नहीं जो सबसे समझदार है, बल्कि वो जो अपने डर, लालच और उम्मीदों पर कंट्रोल रखता है। वेलकम टू ऑडियो बुक 177, जहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, बल्कि उनके पीछे छिपे जीवन के सच को डीकोड करते हैं। आज की किताब है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसे लिखा है मॉर्गन हाउसल ने, एक ऐसे जर्नलिस्ट ने जिसने वॉल स्ट्रीट की गलियों में पैसे की दौड़ को मनुष्य के डर और लालच की भाषा में समझा। मॉर्गन कहते हैं, डूइंग वेल विद मनी हैज लिटिल टू डू विद हाउ स्मार्ट यू आर एंड अ लॉट टू डू विद हाउ यू बिहेव। इस किताब में वो बताते हैं कि क्यों दो लोग एक सी सैलरी कमाकर भी एक अमीर और दूसरा गरीब बन जाता है, क्यों कुछ लोग हमेशा रिस्क लेते हैं और कुछ हमेशा डरते हैं, और कैसे वेल्थ का असली अर्थ लक्जरी नहीं, फ्रीडम है। तो आइए इस सफर में हम समझते हैं कि पैसा आखिर कैसे हमारे डिसीजंस, हमारी सोच और हमारी शांति को शेप करता है। और अगर आप ऐसी ही किताबों की गहराई में उतरना चाहते हैं तो चैनल ऑडियो बुक 177 को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि सोच बदलते हैं। चैप्टर 1, नो वंस क्रेजी। कभी कभी हम किसी को देखकर सोचते हैं, ये कितना बेवकूफ है, इतना पैसा बर्बाद कर दिया, या फिर मैं होता तो ऐसा कभी नहीं करता। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया में कोई भी इंसान क्रेजी नहीं होता। हर कोई बस अपनी कहानी जी रहा होता है, उस कहानी के अनुभवों, डर और उम्मीदों से बना एक अलग नजरिया। सोचिए, एक बच्चा जिसने बचपन में गरीबी देखी, जहां हर महीने का खर्च एक लड़ाई थी। उसके लिए बैंक बैलेंस सिर्फ नंबर नहीं, सुरक्षा की दीवार है। वही एक लड़का जो टेक बूम के जमाने में बड़ा हुआ, जहां दोस्तों ने बिटकॉइन से फॉर्चून्स बनाए, उसके लिए रिस्क लेना डर नहीं, थ्रिल है। दोनों सही है अपने अपने नजरिए से। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पीपल डू क्रेजी थिंग्स बट नॉट बिकॉज दे आर क्रेजी। क्योंकि हर इंसान का फाइनेंशियल बिहेवियर उसकी लाइफ स्टोरी से बना होता है। तुम्हारा डर किसी और के लिए मजाक हो सकता है और किसी का कॉन्फिडेंस तुम्हारे लिए ओवर कॉन्फिडेंस लगेगा। क्योंकि हम सब एक ही किताब नहीं पढ़ रहे, हम सबकी मनी स्टोरी अलग अलग चैप्टर से बनी है। अब इमेजिन करो, 1990 में पैदा हुआ एक बच्चा जिसने 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्रैश देखा, जहां उसके पिता की नौकरी गई, घर गिरवी पड़ा। वो बच्चा बड़ा होकर क्या सीखेगा? वो रिस्क से भागेगा, वो स्टेबिलिटी ढूंढेगा, वो अपनी इनकम से पहले अपनी पीस ऑफ माइंड को प्रायोरिटाइज करेगा। अब दूसरा बच्चा देखो, जिसने 2010 में स्टार्टअप्स को एक्सप्लोड होते देखा, जहां रातों रात लोग करोड़पति बन गए। वो सोचता है, अगर मैंने जंप नहीं किया तो पीछे रह जाऊंगा। उसके लिए स्टेबिलिटी बोरिंग है और केओस ही अपॉर्चुनिटी है। दोनों के फैसले अलग हैं, लेकिन दोनों सही हैं अपने अनुभवों के हिसाब से। हम अक्सर भूल जाते हैं कि हर इंसान अपने दिमाग के अंदर अपने समय का इतिहास लेकर चलता है। हम सिर्फ पैसे से नहीं, अपने स्मृतियों से इन्वेस्ट करते हैं। तो जब अगली बार आप किसी को इरैशनल कहने वाले हों, रुकिए और सोचिए, क्या आप उनकी कहानी जानते हैं? क्या आपने वो सब महसूस किया है जो उन्होंने किया? क्योंकि पैसे के मामलों में हर कोई अपने वर्जन की रियलिटी जी रहा है। हाउसल एक और गहरी बात कहते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब सिर्फ नंबर समझना नहीं, बल्कि लोगों को समझना है। क्योंकि पैसा इंसान की सबसे व्यक्तिगत चीज है। उसमें उसका डर, उसका बचपन, उसकी उम्मीदें सब छिपी होती है। पैसे का डर सिर्फ लॉस का डर नहीं होता, वो कंट्रोल खोने का डर होता है। और कंट्रोल खोने का मतलब है आइडेंटिटी खो देना। इसलिए कोई क्रेजी स्पेंडर नहीं होता,
वो बस किसी कमी को भरने की कोशिश कर रहा होता है जिसे शायद कोई और देख ही नहीं सकता। हम सब अलग हिस्ट्री से आए हैं और अलग लेसन्स लेकर चल रहे हैं। किसी ने पैसा खोकर ह्यूमिलिटी सीखी, किसी ने पॉवर्टी झेलकर ग्रीड छोड़ी, किसी ने सक्सेस पाकर भी फेयर नहीं छोड़ा। हर कोई अपने वर्जन के रैशनल में जी रहा है जो बाकी दुनिया को इरैशनल लगता है। और यही किताब का पहला बड़ा लेसन है। किसी को जज मत करो, क्योंकि जब तक तुम उसकी जगह नहीं जिए हो तुम्हें नहीं पता कि उसके लिए रिस्क का क्या मतलब है या सिक्योरिटी की कीमत कितनी बड़ी है। टेक अवे ये है, पैसे के खेल में कोई पागल नहीं। हर कोई बस अपनी लड़ाई खेल रहा है, अपने डर, अपनी आशाओं, अपने घावों के साथ। और जब हम ये समझ लेते हैं तो हम जजमेंट नहीं, एम्पैथी से सोचने लगते हैं। और वहीं से शुरू होती है असली फाइनेंशियल विजडम। क्योंकि नंबर्स बदल सकते हैं, लेकिन साइकोलॉजी वो हमेशा इंसान को डिफाइन करती है। चैप्टर 2, लक रिस्क। कभी कभी हम किसी की सफलता देखकर कहते हैं, यार ये तो किस्मत वाला है, और किसी की असफलता देखकर सोचते हैं, उसने मेहनत नहीं की। लेकिन सच्चाई यह है कि लक और रिस्क दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। एक हमें ऊपर उठाता है, दूसरा हमें गिराता है, और दोनों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। मॉर्गन हाउसल एक उदाहरण देते हैं बिल गेट्स का। एक 970S में, जब दुनिया में कंप्यूटर रेयर थे, बिल गेट्स के स्कूल लेकसाइड में एक कंप्यूटर था जिसे बच्चों को इस्तेमाल करने की अनुमति मिली। दुनिया के लाखों स्कूलों में से सिर्फ एक, वो बच्चा बिल गेट्स था जिसने उसी मशीन पर खेलते खेलते कोडिंग सीखी और आगे चलकर माइक्रोसॉफ्ट बना दिया। पर अब ध्यान दीजिए, उसी क्लासरूम में एक और बच्चा था, केंट एवेंस, बिल का सबसे अच्छा दोस्त। दोनों साथ में सपने देखते थे कि टेक की दुनिया बदल देंगे। लेकिन एक दिन पहाड़ों पर चढ़ते हुए केंट की जान चली गई। वो सिर्फ 17 साल का था। बिल गेट्स जिंदा रहा और दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना। अब बताइए, कौन ज्यादा टैलेंटेड था? कौन ज्यादा डिजर्विंग था? किसका प्लान बेहतर था? कोई नहीं जानता। बस इतना पता है, एक को लक मिली, दूसरे को रिस्क ने छीन लिया। यही मॉर्गन कहते हैं, लक एंड रिस्क आर बोथ द रियलिटी ऑफ एवरी आउटकम इन लाइफ। मतलब, अगर किसी की सक्सेस में लक का हाथ है तो किसी की फेलियर में बैड लक का भी। फर्क बस इतना है कि सक्सेस की कहानियां अखबारों में छपती है और ट्रेजेडी की कहानियां दबी रह जाती है। कभी किसी से पूछो, तुम सफल कैसे हुए? वो बोलेगा, मेहनत, फोकस, डिसिप्लिन। लेकिन शायद ही कोई कहेगा, थोड़ी किस्मत थी। और अगर किसी से पूछो, तुम असफल क्यों हुए? तो वो कहेगा, बैड टाइमिंग, गलत लोग, टफ मार्केट। हम लक को सक्सेस में भूल जाते हैं और रिस्क को फेलियर में इग्नोर कर देते हैं। पर जिंदगी में दोनों साथ चलते हैं। एक ही स्टेप ऊपर भी ले जा सकता है और वही स्टेप नीचे भी गिरा सकता है। लक हमें सिखाता है ह्यूमिलिटी, कि मैं सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता, और रिस्क सिखाता है ग्रैटिट्यूड, कि मैं जो भी हूं वो किसी वजह से हूं। अब सोचो, अगर केंट एवेंस जिंदा रहता तो शायद वो भी बिल गेट्स जितना बड़ा होता, या शायद बिल कभी फेमस नहीं होता। क्योंकि हिस्ट्री हमेशा उसी की कहानी लिखती है जो बच जाता है। और यही तो आयरनी है कि सक्सेस की हर कहानी के पीछे एक अनसीन शैडो होती है, फेलियर की। इसलिए जब हम किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं तो सिर्फ उसकी मेहनत मत देखो, उसकी किस्मत का हिस्सा भी मानो। और जब किसी की हार देखो तो उसे कमजोर मत कहो, क्योंकि शायद वो बस अनलकी था। एक छोटी सी चीज सब कुछ बदल सकती है। एक मिस्ड फ्लाइट, एक एक्सीडेंट, एक रॉन्ग डील। और यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी ही लाइफ को रील बनाती है। क्योंकि अगर सब कुछ लॉजिक से चलता तो कोई स्टोरी नहीं बनती, बस कैलकुलेशन होती। मॉर्गन का कहना है, फोकस लेस ऑन इंडिविजुअल आउटकम्स एंड मोर ऑन द ब्रॉड पैटर्न्स। मतलब, किसी एक विन या लॉस पर ओवर रिएक्ट मत करो,
बस इतना समझो कि लक और रिस्क दोनों हमेशा खेल में है। तुम जितना चाहो कंट्रोल कर लो, पर अंत में कुछ हिस्सा हमेशा अनसर्टेन रहेगा। टेक अवे ये है, अगर आप सफल हो तो हम्बल रहो, क्योंकि उसमें किसी अनसीन फोर्स का हाथ जरूर है। और अगर आप गिरे हो तो खुद को दोष मत दो, क्योंकि बैड लक भी उतनी ही रील है जितनी मेहनत। जिंदगी कोई फेयर गेम नहीं, ये बस प्रोबेबिलिटीज का प्लेग्राउंड है, जहां कभी टेल गिरती है, कभी हेड। पर खेलना बंद नहीं करना, क्योंकि असली जीत कंट्रोल में नहीं, अवेयरनेस में है। चैप्टर 3, नेवर इनफ। कभी सोचा है किसी इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी वो बेचैन क्यों रहता है? क्यों हर सफलता के बाद दिल में एक खालीपन रह जाता है, जैसे कोई आवाज कह रही हो, बस थोड़ा और। यही है नेवर इनफ, वो अदृश्य दौर जिसमें मंजिल कोई नहीं जीतता। मॉर्गन हाउसल इस चैप्टर में एक सच्ची कहानी बताते हैं, रजत गुप्ता की। एक ऐसा नाम जो 90S और 2000S में कॉर्पोरेट दुनिया का सुपरस्टार था। वो हार्वर्ड से निकला, मैकिन्सी का ग्लोबल हेड बना, बोर्ड में बिल गेट्स, गोल्डमैन सैक्स जैसे नाम, हर जगह रिस्पेक्ट, फेम, पावर। फिर भी उसने एक गलती की, उसने इनसाइडर ट्रेडिंग की सिर्फ कुछ करोड़ डॉलर के लिए, और इस गलती ने सब कुछ छीन लिया, रेप्यूटेशन, रिस्पेक्ट और फ्रीडम। सोचिए, एक आदमी जिसने सब कुछ हासिल कर लिया था, फिर भी और चाहिए था। क्यों? क्योंकि उसने अपने इनफ का मतलब कभी तय नहीं किया। हाउसल कहते हैं, द हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल इज गेटिंग द गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग। हम सब किसी न किसी रेस में हैं। पहले बाइक चाहिए, फिर कार, फिर लक्जरी कार। पहले जॉब चाहिए, फिर प्रमोशन, फिर CEO चेयर। और ये चेन कभी खत्म नहीं होती। हर बार हम सोचते हैं बस ये मिल जाए, फिर सुकून मिलेगा। पर जब वो मिल जाता है, सुकून एक कदम आगे खिसक जाता है। अब इमेजिन करो, किसी अमीर इन्वेस्टर के पास 100 करोड़ है। वो किसी बिलियनर को देखता है और सोचता है, काश मेरे पास भी इतना होता। और वो बिलियनर किसी दूसरे से कंपैरिजन करता है जो प्लैनेट खरीद रहा है। ये दौड़ अंतहीन है। कंपैरिजन का कोई बॉटम नहीं, कोई सीलिंग नहीं। हाउसल इस साइकोलॉजी को बहुत खूबसूरती से समझाते हैं। कंपैरिजन इज द एनिमी ऑफ सैटिस्फैक्शन। मतलब, जब तक तुम खुद की डेफिनेशन किसी और के स्केल से करते रहोगे, तुम कभी रिच नहीं बनोगे, चाहे तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो। क्योंकि वेल्थ का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि वो मोमेंट है जब तुम खुद से कहो, इनफ। अब एक सवाल खुद से पूछो, क्या तुम्हें याद है वो दिन जब तुम्हारे पास आज जितना था, वो तुम्हारे सपनों की सीमा हुआ करता था? फिर भी आज तुम और चाहते हो, है ना? क्योंकि डिजायर की एक खासियत है, वो ग्रैटिट्यूड को निगल जाती है। और जब ग्रैटिट्यूड मर जाती है, पीस भी मर जाती है। कभी किसी विलेज फार्मर को देखो, जिसके पास जमीन कम है पर वो संतुष्ट है। वो सुबह सूरज देखकर मुस्कुराता है और रात को नींद में गिर जाता है बिना एंजाइटी के। वही शहरों में मिलियनेयर स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, क्योंकि उनके पास सब है सिवाय इनफ के। मॉर्गन का कहना है, इनफ डजंट मीन लेस एम्बिशन, इट मीन्स यू नो वेयर टू स्टॉप। मतलब, इनफ कमजोरी नहीं, मैच्योरिटी है। ये वो विजडम है जो तुम्हें फ्रीडम देती है, क्योंकि अब तुम्हें खुद को प्रूव नहीं करना। अब तुम रेस में नहीं, पीस में जी रहे हो। सोचो, अगर रजत गुप्ता उस वक्त खुद से कहता, मुझे सब मिल गया, अब बस इतना काफी है, तो वो आज भी दुनिया का सम्मानित नाम होता। लेकिन उसने थोड़ा और के लिए सब खो दिया। और यही नेवर इनफ का जाल है, जो हर एम्बिशियस इंसान के दिल में छिपा है। टेक अवे ये है, सफलता तब तक अधूरी है जब तक तुम संतुष्टि नहीं सीखते, क्योंकि वेल्थ की असली डेफिनेशन है कम में भी शांति मिल जाए। और जब तुम अपने गोल पोस्ट को रोकना सीख लेते हो, तब पैसा तुम्हारा सर्वेंट बनता है, मास्टर नहीं। चैप्टर 4, कॉन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। कभी गौर किया है कैसे एक पेड़ सालों तक
सिर्फ जड़ें बढ़ाता है, दिखता कुछ नहीं, पर अचानक एक दिन आसमान को छूने लगता है। यही जादू है कंपाउंडिंग का, धीरे धीरे, चुपचाप, लगातार। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, कंपाउंडिंग इज नॉट अबाउट अर्निंग बिग, इट्स अबाउट स्टेइंग कंसिस्टेंट लॉन्ग इनफ। मतलब अमीरी का असली रहस्य तेज कमाने में नहीं, बल्कि लंबे समय तक टिके रहने में है। वॉरेन बफेट को ही देखो, लोग उन्हें दुनिया का सबसे समझदार इन्वेस्टर कहते हैं, लेकिन अगर तुम उनके पोर्टफोलियो को ध्यान से देखो तो उनकी 99% वेल्थ तब बनी जब वो 50 की उम्र पार कर चुके थे, क्योंकि उन्होंने कभी कंपाउंडिंग को रोका नहीं। वो 10, 20 या 30 साल नहीं, 80 साल तक खेल में टिके रहे। और यही तो असली पावर है, टाइम की लॉयल्टी। अब इमेजिन करो, दो दोस्त हैं, अर्जुन और रवि। अर्जुन 25 की उम्र में हर महीने 5,000 रुपए बचाना शुरू करता है। रवि कहता है, थोड़ा इंतजार करो, पहले इनकम बढ़े तो बचाओ। वो 10 साल बाद 35 की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू करता है। दोनों हर महीने उतना ही इन्वेस्ट करते हैं, पर जब 60 की उम्र में दोनों रिटायर होते हैं, अर्जुन के पास लगभग दोगुना पैसा होता है। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने टाइम को अपना साथी बनाया। और कंपाउंडिंग को सबसे ज्यादा जो चाहिए वो है पेशेंस। लेकिन यही वो चीज है जो आज की दुनिया में सबसे दुर्लभ है। हम सब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की एडिक्शन में हैं। हम चाहते हैं पैसा, फेम, बॉडी, सक्सेस, सब अब के अब। हम बीज बोते ही फल देखना चाहते हैं, पर कंपाउंडिंग एक धीमी क्रांति है। वो हर दिन थोड़ा थोड़ा बनती है और फिर अचानक एक्सप्लोड करती है, जैसे किसी रात को अचानक फूल खिल जाए। मॉर्गन एक और गहरी बात कहते हैं, कंपाउंडिंग डजंट रिलाई ऑन इंटेलिजेंस, इट रिलाइज ऑन एंड्योरेंस। मतलब जो टिकता है वही जीतता है, क्योंकि जो लोग बीच में डरकर, हारकर, ऊब कर छोड़ देते हैं, वो अपनी ग्रोथ की कहानी खुद ही रोक देते हैं। अब इसे जिंदगी पर लागू करो। रिश्तों में, स्किल में, करियर में, हर चीज में कंपाउंडिंग होती है। एक छोटी आदत अगर सालों तक निभाई जाए तो तुम्हें वो जगह पहुंचा सकती है जहां इमेजिनेशन भी नहीं पहुंचे। लेकिन हम बीच में पेशेंस खो देते हैं। हम सोचते हैं कुछ बदल नहीं रहा, जबकि अंदर गहराई में चेंज हो रहा होता है, बस वो दिखता नहीं अभी तक। थिंक अबाउट अ माउंटेन रिवर। वो धीरे धीरे पत्थर को काटती है, शेप देती है। हर लहर छोटी है पर असर गहरा। कंपाउंडिंग भी ऐसा ही है। हर दिन का छोटा सा एक्शन लंबे समय में डेस्टिनी बदल देता है। और हां, कंपाउंडिंग सिर्फ नंबर्स की कहानी नहीं है, ये ह्यूमन बिहेवियर की कहानी है। जो पेशेंस रखता है वो जीतता है, जो जल्दी छोड़ देता है वो जीरो से शुरू करता है, बार बार। मॉर्गन इस चैप्टर में कहते हैं, गुड इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट अर्निंग द हाईएस्ट रिटर्न्स, इट्स अबाउट अर्निंग प्रिटी गुड रिटर्न्स फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। मतलब तुम्हें हर बार जैकपॉट नहीं चाहिए, बस इतना कि तुम खेल में बने रहो, क्योंकि जो खेल में रहता है वो इवेंचुअली जीतता ही है। टेक अवे ये है, कंपाउंडिंग सिर्फ इंटरेस्ट या रिटर्न्स नहीं, वो एक माइंडसेट है, एक बिलीफ की स्मॉल थिंग्स मैटर। हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनना, हर महीने थोड़ा सा बचाना, हर साल थोड़ा सा सीखना, यही असली मैजिक है। याद रखो, टाइम तुम्हारा सबसे बड़ा पार्टनर है, बस उसे छोड़ना मत, क्योंकि जिंदगी में हर बड़ी चीज धीरे धीरे ही बनती है। चैप्टर 5, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। कहते हैं पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन उसे बचाए रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल, क्योंकि पैसे कमाने के लिए जरूरी है एम्बिशन और उसे संभालने के लिए जरूरी है अवेयरनेस। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, गेटिंग वेल्दी एंड स्टेइंग वेल्दी आर टू वेरी डिफरेंट स्किल्स। एक का फ्यूल है ऑप्टिमिज्म और दूसरे का आर्मोर है फियर। एक कहता है मैं कर सकता हूं, दूसरा कहता है लेकिन क्या होगा अगर मैं गलत साबित हुआ। अगर तुम सिर्फ जीतने की सोच में लगे हो तो याद रखो, खेल कभी खत्म नहीं होता। हर बुलंद चोटी के पीछे एक गहरी खाई होती है।
और जो ऊपर चढ़ता है वही सबसे ज्यादा खतरे में होता है। देखो हिस्ट्री, हर बड़े मार्केट क्रैश के पीछे वही लोग थे जो अजेय बन गए थे। 2008 की हाउसिंग बबल, .com बर्स्ट, क्रिप्टो कोलैप्सेस, हर जगह वो लोग गिरे जो सोचते थे अब मैं सब समझ गया हूं। क्योंकि सक्सेस ब्रीड्स ओवर कॉन्फिडेंस, और ओवर कॉन्फिडेंस ही डाउनफॉल की शुरुआत होती है। मॉर्गन बताते हैं कि बफेट जैसे लोग लकी नहीं हैं, बल्कि डिसिप्लिन्ड सर्वाइवर्स हैं। उन्होंने हर रिस्क को कैलकुलेट किया, हर विन के बाद खुद को हम्बल रखा और हर लॉस के बाद लेसन निकाला। बफेट ने कभी सबसे तेज दौड़ने की कोशिश नहीं की, उन्होंने बस रेस से बाहर होने से बचने की कला सीखी। यहां एक सिंपल रूल है, वेल्थ तब तक नहीं टिकती जब तक तुम सर्वाइवल को प्रायोरिटी नहीं बनाते, क्योंकि यू हैव टू सर्वाइव बिफोर यू कैन थ्राइव। अब इमेजिन करो, एक आदमी जिसने 20 साल में अपनी सेविंग्स को एम्पायर में बदला, वो सोचता है अब थोड़ा और रिस्क ले लूं, रिटर्न ज्यादा होगा। वो सब कुछ एक ही डील में डाल देता है और एक मार्केट क्रैश में सब खो देता है। उसने वेल्थ बनाई, लेकिन स्टेइंग वेल्दी की स्किल नहीं सीखी। गेटिंग रिच रिक्वायर्स टेकिंग रिस्क्स, बट स्टेइंग रिच रिक्वायर्स टेकिंग प्रिकॉशंस। ये बैलेंस वही समझता है जिसने दोनों एक्सट्रीम्स देखी हो, लॉस भी गेन भी। हाउसल कहते हैं पैरानोआ कैन सेव यू मोर देन इंटेलिजेंस। मतलब थोड़ा डर जरूरी है, वो डर जो तुम्हें सतर्क रखता है, जो तुम्हें याद दिलाता है कि हर ग्रोथ के पीछे एक अनसर्टेनिटी भी है। कभी कभी जीतने के बाद तुम्हें खुद से कहना पड़ता है बस अब काफी है, क्योंकि ग्रीड डिस्गाइज्ड एज कॉन्फिडेंस ही सबसे खतरनाक इल्यूजन है। पैसे की दुनिया में हर आई एम श्योर आदमी एक दिन टूटता है। सिर्फ वो लोग बचते हैं जो कहते हैं शायद मैं गलत भी हो सकता हूं। स्टेइंग वेल्दी का मतलब है ईगो को कंट्रोल करना, लाइफस्टाइल को सिंप्लीफाई करना और रिस्क को अंडर एस्टिमेट ना करना। ये वो आर्ट है जो तुम्हें लॉन्ग टर्म पीस देती है। थिंक ऑफ इट दिस वे, गेटिंग रिच इज एन इवेंट, स्टेइंग रिच इज अ प्रोसेस। एक अचीवमेंट है, दूसरा हैबिट। पहला तुम्हें अपलॉज देता है, दूसरा तुम्हें लॉन्जेविटी देता है। टेक अवे ये है, वेल्थ कमाना टैलेंट है, पर उसे बचाना कैरेक्टर। और इस दुनिया में कैरेक्टर वाले लोग ही ट्रूली रिच है, क्योंकि जो बचा रह जाता है वही असली जीतता है। हर सक्सेस की कहानी में एक हिडन फियर जरूरी है, क्योंकि अगर तुम रिस्क से डरना बंद कर दोगे तो इवेंचुअली रिस्क तुम्हें डराना सिखा देगा। चैप्टर 6 टेल्स यू विन। जिंदगी में सब कुछ बराबर नहीं होता। कभी एक छोटा फैसला पूरी दिशा बदल देता है और कभी सालों की मेहनत का असर कुछ मिनटों में मिट जाता है। यही है टेल्स, वो दुर्लभ घटनाएं जो हमारी कहानी की दिशा तय करती है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं योर लाइफ इज अ टेल ऑफ अ फ्यू वाइल्ड टेल्स। मतलब तुम्हारी जिंदगी के 100 डिसीजंस में से शायद 5 ही ऐसे होंगे जो सब कुछ बदल देंगे। और इन्वेस्टिंग में भी यही सच है। ज्यादातर रिटर्न्स कुछ ही रेयर मोमेंट से आते हैं। सोचो, Amazon के जेफ बेजोस ने कितनी कंपनीज में इन्वेस्ट किया, पर असली एक्सप्लोजन एक ही कंपनी से हुआ, Amazon खुद से। या वॉरेन बफेट, उनके टोटल गेन्स के ज्यादातर हिस्से सिर्फ कुछ लिमिटेड स्टॉक से आए, बाकी सब बस सपोर्ट थे। ये पैटर्न हर जगह है। इसीलिए मॉर्गन कहते हैं यू कैन बी रॉन्ग हाफ द टाइम एंड स्टिल मेक अ फॉर्चून, क्योंकि कुछ रेयर विंस सब कुछ बैलेंस कर देती है। यहां गेम जीतने की कुंजी परफेक्ट होने में नहीं, बल्कि खेल में बने रहने में है। अब सोचो, एक एंटरप्रेन्योर जो 10 आइडियाज में फेल हुआ, लेकिन 11वां आइडिया दुनिया बदल देता है। कोई उसे लकी कहता है, पर असल में वो परसिस्टेंट था। वो हर बार गिरा, लेकिन खेल छोड़ा नहीं, क्योंकि उसे पता था वन टेल कैन रिराइट एवरीथिंग। जिंदगी का गणित लिनियर नहीं होता, वो एक्सपोनेंशियल होता है। एक ट्विस्ट, एक चांस एनकाउंटर, एक राइट टाइमिंग और पूरी कहानी बदल जाती है। लेकिन आयरनी ये है कि हम सब एवरेज के पीछे भागते हैं, जबकि लाइफ एक्सट्रीम इवेंट से बनती है। देखो नेचर,
ज्यादातर प्रजातियां एक्सटिंक्ट हो गई। बस कुछ स्पीशीज बची और उन्होंने सब इवॉल्व कर दिया। देखो इकोनॉमी, हजारों स्टार्टअप्स फेड हो जाते हैं, पर एक एप्पल, एक टेस्ला पूरी इंडस्ट्री डिफाइन कर देता है। देखो रिलेशनशिप्स, सैकड़ों लोगों से मिलते हैं, पर एक मुलाकात जिंदगी भर याद रहती है। यही है टेल्स, दुर्लभ, अनप्रेडिक्टेबल लेकिन डिसाइसिव। मॉर्गन हमें सिखाते हैं कि रिस्क टेकिंग का मतलब रेकलेसनेस नहीं है, बल्कि यह स्वीकार करना है कि हर चीज का आउटकम तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। इसलिए कंसिस्टेंसी को लक के साथ जोड़ो, क्योंकि लक का दरवाजा उसी के लिए खुलता है जो लगातार नॉक करता रहता है। सोचो अगर आइंस्टाइन अपने पहले 10 एक्सपेरिमेंट्स के बाद हार मान लेते, या एडिसन 999 असफल बल्ब डिजाइन्स के बाद रुक जाते, तो दुनिया आज कैसी होती? उनके लिए हर फेलियर बस प्रोबेबिलिटी थी और हर ट्रायल एक न्यू कॉर्न फ्लिप। वो जानते थे एक डे का टेल सब कुछ बदल सकता है। टेक अवे ये है, अगर तुमने सब कुछ प्लान किया है और फिर भी कुछ गलत हो गया, तो खुद को दोष मत दो, क्योंकि जिंदगी का नेचर रैंडम है। बस इतना करो कि तुम्हारे पास इतनी स्पेस और स्टैमिना हो कि तुम खेल में टिके रहो, क्योंकि जब वो रेयर टेल आएगी तो वो सब लॉसेस की कीमत वसूल कर देगी। याद रखो, तुम्हें हर बार जीतना नहीं है, बस इतना कि तुम हारने के बाद भी मैदान में रहो, क्योंकि जिंदगी की कहानी मेजॉरिटी विन से नहीं, बल्कि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेल्स से बनती है। चैप्टर 7, फ्रीडम। कभी सोचा है असली अमीरी कैसी दिखती है? क्या वो महंगी कारों में है, ब्रांडेड कपड़ों में, या करोड़ों के बैंक बैलेंस में? नहीं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ इज द एबिलिटी टू वेक अप एंड से आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट टुडे। यानी असली दौलत है समय पर अपना नियंत्रण। सोचो, तुम्हारे पास सब कुछ है, एक शानदार जॉब, बड़ा घर, लक्जरी वेकेशंस, लेकिन अगर हर सुबह अलार्म की आवाज तुम्हें याद दिलाती है कि आज भी तुम्हें किसी और के रूल्स पर चलना है, तो क्या तुम सच में आजाद हो? फ्रीडम का मतलब है कंट्रोल ओवर योर चॉइसेस। कब काम करना है, कब रुकना है, किसके साथ रहना है, किसे ना कहना है, यही असली इंडिपेंडेंस है। और आयरनी यह है कि हम पैसा इसी आजादी के लिए कमाते हैं, पर अक्सर उसी के गुलाम बन जाते हैं। एक आदमी था, बहुत सक्सेसफुल बैंकर। सालों की मेहनत के बाद उसने वो सब पाया जो कभी सपना था, लेकिन हर दिन मीटिंग्स, डेडलाइंस और क्लाइंट्स के बीच वो एक सेंटेंस दोहराता रहता था, बस थोड़ा और, जब तक उसने महसूस नहीं किया कि उसकी जिंदगी के 20 साल वो थोड़ा और के पीछे भागते हुए निकाल चुका था। और अब उसके पास पैसा था, पर टाइम नहीं। मॉर्गन कहते हैं, पीपल वॉन्ट टू बी रिचर फॉर अ रीजन दे रेयरली अंडरस्टैंड। हम सोचते हैं हमें ज्यादा पैसा चाहिए, लेकिन असल में हमें चाहिए ज्यादा कंट्रोल। हमें चाहिए वो अधिकार कि हम अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकें। अब सोचो, एक टीचर जो 40,000 की सैलरी में खुश है, क्योंकि शाम को बच्चों के साथ खेल सकता है, क्योंकि वीकेंड में किताबें पढ़ सकता है, क्योंकि उसका समय उसका खुद का है। और दूसरी तरफ एक सीईओ है जो करोड़ों कमा रहा है, पर अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने का वक्त नहीं निकाल पाता। अब बताओ, कौन ज्यादा रिच है? फ्रीडम लक्जरी से बड़ी चीज है। लक्जरी दूसरों को इंप्रेस करती है, पर फ्रीडम खुद को हील करती है। और यही वो जगह है जहां पैसा मीनिंगफुल बनता है, जब वो तुम्हारी जिंदगी के टेम्पो को बदल दे, ना कि तुम्हारे अस्तित्व को बेच दे। मॉर्गन एक बहुत गहरी लाइन लिखते हैं, द एबिलिटी टू डू वॉट यू वॉन्ट व्हेन यू वॉन्ट विद हु यू वॉन्ट फॉर एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट इज प्राइसलेस। यानी पैसा तभी वैल्यूएबल है जब वो तुम्हें मजबूर नहीं, मुक्त करे। फ्रीडम कोई एक्सटर्नल चीज नहीं, ये अंदर की स्टेट है, एक भरोसा कि मैं अपने चॉइसेस का मालिक हूं। और ये भरोसा तभी आता है जब तुम कंपैरिजन से बाहर निकलते हो, क्योंकि जब तक तुम दूसरों के क्लॉक पर चलोगे, तुम्हारा टाइम कभी तुम्हारा नहीं होगा। तो सवाल ये नहीं कि तुम कितना कमा रहे हो,
सवाल यह है, तुम अपने अर्न टाइम का इस्तेमाल कैसे कर रहे हो? क्या वो तुम्हें और जिंदा बनाता है या और थका देता है? टेक अवे ये है, पैसा कमाने का अल्टीमेट गोल लक्जरी नहीं बल्कि फ्रीडम ऑफ चॉइस है। क्योंकि सबसे बड़ी कंफर्ट वो नहीं होती जो खरीदी जाती है, बल्कि वो होती है जो खुद चुनी जाती है। याद रखो, तुम्हारा टाइम तुम्हारा है, और अगर तुम उसे किसी और को बेच रहे हो तो सोचो कीमत सही लगाई या नहीं। चैप्टर 8, मैन इन द कार पैराडॉक्स। कभी सड़क पर किसी लक्जरी कार को जाते देखा है और मन में ख्याल आया, वाह क्या जिंदगी है इस आदमी की। पर सच बताओ, क्या तुम उस आदमी को एडमायर कर रहे थे या खुद को उस कार में इमेजिन कर रहे थे? मॉर्गन हाउसल इसे कहते हैं द मैन इन द कार पैराडॉक्स। मतलब जब हम किसी के पास महंगी चीजें देखते हैं तो हम उसकी नहीं, अपनी फैंटेसी को एडमायर करते हैं। हम सोचते हैं अगर मेरे पास ये होती तो लोग मुझे रिस्पेक्ट करते। लेकिन सच ये है कि उस कार को देखने वाला कोई भी उस आदमी के बारे में नहीं सोच रहा होता। हर कोई बस अपने वर्जन का सपना देख रहा होता है। रिस्पेक्ट कभी दिखावे से नहीं आता, वो आता है बिहेवियर से, और बिहेवियर को कोई लक्जरी रिप्लेस नहीं कर सकती। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास बेटर चीजें होंगी तो लोग हमें नोटिस करेंगे, पर लोग तुम्हें नहीं, तुम्हारी चीजों को देखते हैं। और जब वो चीजें नहीं रहेंगी तो रिस्पेक्ट भी हवा हो जाएगी। मॉर्गन कहते हैं, पीपल डोंट एडमायर योर पोजेशंस, दे एडमायर देमसेल्व्स रिफ्लेक्टेड इन योर पोजेशंस। यानी जब कोई तुम्हारी सक्सेस देखता है तो वो सीक्रेटली सोचता है, काश मेरी भी ऐसी होती। वो तुम्हें एडमायर नहीं कर रहा, वो खुद की इमेजिनेशन से प्यार कर रहा है। अब सोचो, एक आदमी BMW चला रहा है और हर कोई उसे देखकर कहता है, क्या कार है। पर किसी ने ये नहीं कहा, क्या इंसान है। क्योंकि हम कार को नोटिस करते हैं, ड्राइवर को नहीं। और आयरनी ये है कि वो ड्राइवर उस एडमिरेशन के इल्यूजन में जीता है, सोचता है लोग उसे देख रहे हैं, जबकि लोग खुद को उस फ्रेम में इमेजिन कर रहे हैं। ये पैराडॉक्स बहुत सटल है। हम रिस्पेक्ट पाने के लिए पैसे खर्च करते हैं, पर जो रिस्पेक्ट हमें मिलती है वो रियल नहीं होती। वो बस दूसरों की टेम्पररी फैसिनेशन होती है, और वो भी किसी और की चीज देखने की इच्छा से जुड़ी होती है। रिस्पेक्ट वो है जो तब भी बना रहे जब तुम्हारे पास कुछ दिखाने लायक ना हो। वो वॉइस जो लोगों के दिमाग में तब भी गूंजे जब तुम्हारा नाम या चेहरा उनके सामने न हो। वो चार्म नहीं, वेट है जो सिर्फ कैरेक्टर से आता है। एक सच्ची बात याद रखो, जिन लोगों को आप इंप्रेस करने की कोशिश करते हो वो खुद किसी और को इंप्रेस करने की कोशिश में लगे होते हैं। तो ये एंडलेस चेन कभी खत्म नहीं होती। हर कोई वैलिडेशन की तलाश में है और कोई भी सच में सैटिस्फाई नहीं। अब सवाल यह है, क्या तुम वो व्यक्ति बनना चाहते हो जो रिस्पेक्ट को दिखावे से खरीदता है, या वो जो साइलेंस में रिस्पेक्ट कमा लेता है? मॉर्गन इस चैप्टर में कहते हैं, The admiration you seek by showing off your wealth is rarely directed at you. मतलब लोग तुम्हारी कहानी नहीं देख रहे, वो बस अपनी अधूरी चाहतों का रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। टेक अवे ये है, पैसा तुम्हें कंफर्ट दे सकता है, पर रिस्पेक्ट सिर्फ तुम्हारा बिहेवियर देगा। क्योंकि जिस दिन तुम्हारी पहचान तुम्हारी कार से बड़ी हो जाएगी, उस दिन तुम्हें किसी लक्जरी की जरूरत नहीं रहेगी। याद रखो, लोग तुम्हारे पास क्या है ये भूल जाएंगे, पर तुमने उन्हें कैसा महसूस कराया वो हमेशा याद रहेगा। चैप्टर 9, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। कभी किसी को एक नई कार, बड़ा घर या ब्रांडेड चीजें दिखाते देखा है और मन में ख्याल आया, कितना अमीर है ये इंसान। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं, शायद नहीं, क्योंकि जो तुम देख रहे हो वो स्पेंडिंग है, और असली वेल्थ वो है जो दिखाई नहीं देती। हम अक्सर धन को उसकी विजिबिलिटी से जोड़ देते हैं। जो जितना दिखाता है हमें वो उतना अमीर लगता है, लेकिन जो दिखाया जा रहा है वो असल में वो पैसा है जो अब नहीं रहा, वो खर्च हो चुका है। असली दौलत वो है जो तुम्हारे बैंक अकाउंट में शांत बैठी है, किसी को दिखाए बिना तुम्हें फ्रीडम देती है। मॉर्गन एक लाइन में कहते हैं,
Spending money to show people how much money you have is the fastest way to have less money. मतलब जितना ज्यादा दिखाओगे उतना कम बचेगा, और जो बचाओगे वही तुम्हें असली अमीरी देगा। सोचो, एक आदमी है जिसके पास लग्जरी कार, ब्रांडेड वॉच, डिजाइनर क्लोथ्स है, हर वीकेंड लाविश डिनर, हर वेकेशन फॉरेन ट्रिप। लोग कहते हैं वो रिच है, पर असल में उसका हर खर्च उसकी वेल्थ को घटा रहा है। वो खुद को सिक्योर नहीं बना रहा, वो दूसरों को इंप्रेस कर रहा है। और जब दूसरों की नजरों के लिए जीने लगो तो वेल्थ नहीं, इमेज बनती है। अब कंपेयर करो उस इंसान से जो सिंपल जीवन जीता है, क्वाइटली इन्वेस्ट करता है, कभी दिखावे में नहीं पड़ता, पर उसका बैंक बैलेंस, एसेट्स और पीस स्टडी बढ़ते रहते हैं। वो शायद तुम्हें ऑर्डिनरी लगे, पर वो अंदर से एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुरक्षित है। वो जो नहीं दिखाता वही उसकी असली ताकत है। मॉर्गन कहते हैं, वेल्थ इज द फाइनेंशियल एसेट्स दैट हैवंट येट बीन कन्वर्टेड इनटू स्टफ यू कैन सी। यानी जो पैसे तुमने खर्च नहीं किए वो तुम्हारी फ्यूचर फ्रीडम का फाउंडेशन है। हर बचाया हुआ रुपया तुम्हें चॉइसेस देता है, हर कंट्रोल डिजायर तुम्हें इंडिपेंडेंस देता है। अब सोचो, कितनी बार तुमने कोई चीज सिर्फ इसीलिए खरीदी क्योंकि किसी और ने वो ली थी। वो फोन, वो वॉच, वो आउटफिट तुमने खरीदी इंप्रेस करने के लिए, सैटिस्फाई होने के लिए नहीं। और यही है मॉडर्न ट्रैप। हम अमीर दिखने में इतने बिजी हैं कि अमीर बनने का रास्ता भूल जाते हैं। वेल्थ का मतलब है ऑप्शनैलिटी, वो शक्ति कि तुम चाहो तो रुक जाओ, चाहो तो छोड़ दो। वो फ्रीडम की अगर आज तुम्हारा बॉस कुछ गलत कहे तो तुम मुस्कुराकर रिजाइन कर सको, क्योंकि तुम्हें सर्वाइवल के लिए कॉम्प्रोमाइज न करना पड़े। यही है असली रिचनेस। कभी अपने आसपास देखो, कितने लोग दिखावे में चमकते हैं पर भीतर हॉलो है, और कितने लोग आउटवर्डली सिंपल है पर अंदर से सिक्योर, स्टेबल और संतुष्ट है। वो दूसरों को प्रभावित नहीं करना चाहते, वो खुद से शांति में रहना चाहते हैं। और यही है वेल्थ का हाईएस्ट फॉर्म। टेक अवे ये है, अमीर वो नहीं जो सबसे ज्यादा खर्च करता है, अमीर वो है जो सबसे ज्यादा रोक पाता है, जो अपने फ्यूचर सेल्फ को गिफ्ट देता है बाय सेइंग नॉट नाउ, मे बी लेटर। क्योंकि हर वो चीज जो तुम रेजिस्ट करते हो वो तुम्हारे टुमारो को मजबूत बनाती है। याद रखो, लोग तुम्हारे पास क्या देखते हैं वो तुम्हारी रेप्यूटेशन है, पर जो वो नहीं देखते वो तुम्हारी वेल्थ है। चैप्टर 10, सेव मनी। कभी सोचा है अमीर बनने के लिए जरूरी क्या है? ऊंची सैलरी, बड़ा बिजनेस, बढ़िया इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी? मॉर्गन हाउसल कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। असल में अमीर बनने की पहली शर्त है बचत करना सीखना। क्योंकि सेविंग कोई फाइनेंशियल एक्ट नहीं, वो एक साइकोलॉजिकल डिसीजन है। पैसे बचाना इंटेलिजेंस नहीं, टेम्परामेंट का खेल है कि तुम अपनी इच्छाओं को कितनी देर तक रोक सकते हो। सोचो, अगर तुम हर महीने 1 लाख रुपए कमाते हो लेकिन 99,000 रुपए खर्च कर देते हो तो तुम्हारा रियल सेविंग 1,000 रुपए ही है। और अगर कोई दूसरा 50,000 रुपए कमाता है लेकिन 10,000 रुपए बचा लेता है तो असली अमीर कौन हुआ? दूसरा इंसान, क्योंकि उसने डिजायर कंट्रोल करना सीखा। मॉर्गन कहते हैं, सेविंग इज द गैप बिटवीन योर ईगो एंड योर इनकम। मतलब जितना तुम्हारा ईगो तुम्हारे पैसे से बड़ा होगा उतना तुम्हारा सेविंग छोटा रहेगा। और जो इंसान अपने ईगो को छोटा रखता है वो धीरे धीरे सच्चा वेल्थ क्रिएटर बनता है। अब सोचो, बचत इतनी बेसिक चीज है, फिर भी इतने लोग क्यों फेल होते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि सेविंग का मतलब सैक्रिफाइस है। लेकिन मॉर्गन का कहना है, सेविंग इजंट अबाउट बीइंग फ्रूगल, इट्स अबाउट बीइंग फ्लेक्सिबल। मतलब सेविंग तुम्हें चॉइसेस देती है, वो तुम्हें उस मोमेंट से आजादी देती है जहां तुम्हें किसी जॉब, किसी डील या किसी इंसान पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। कभी किसी आदमी को देखो जो हर महीने थोड़ा बचाता है, क्वाइटली इन्वेस्ट करता है और दूसरों की तरह दिखावा नहीं करता। लोग कहते हैं कंजूस है, पर वही आदमी कुछ साल बाद
जब फ्रीडम से डिसीजन लेता है तो सब कहते हैं कितना लकी है, पर वो लकी नहीं था, बस कंसिस्टेंट था। सेविंग पीस ऑफ माइंड की पहली सीढ़ी है, क्योंकि पैसा तुम्हें खुशी नहीं देता, पर वरी जरूर कम करता है। और जब तुम्हारे पास बफर होता है तो तुम्हारे डिसीजंस में डर नहीं, क्लैरिटी होती है। वो बफर तुम्हें झुकने की जगह देता है, टूटने की नहीं। मॉर्गन इस चैप्टर में एक ब्रिलियंट इंसाइट देते हैं, बिल्ड वेल्थ टू गेन कंट्रोल, नॉट टू गेन मोर स्टफ। मतलब बचत का मकसद अक्यूमुलेशन नहीं, ऑटोनॉमी है। वो ताकत की अगर कल कुछ गलत हो जाए तो भी तुम्हारी जिंदगी नहीं रुके। अब सोचो, हम में से कितने लोग पैसे को स्टेटस सिंबल मानते हैं, पर कितने लोग उसे स्टेबिलिटी सिंबल मानते हैं। जो लोग स्टेबिलिटी समझ जाते हैं वो पैसा सिर्फ लक्जरी के लिए नहीं, लेवरेज के लिए बचाते हैं। सेविंग सिखाती है तुम्हें हर बार ज्यादा कमाने की जरूरत नहीं, कभी कभी बस थोड़ा कम चाहने की जरूरत है, क्योंकि जो कम चाहता है वो हमेशा ज्यादा रखता है। टेक अवे ये है, सेविंग कोई फॉर्मूला नहीं, वो सेल्फ रिस्पेक्ट की आदत है। हर बचाया हुआ रुपया सिर्फ नंबर नहीं, वो तुम्हारे यस कहने की ताकत है और नो बोलने की आजादी। याद रखो, समय और पैसा दोनों कंपाउंड होते हैं, और अगर तुम दोनों को संभालना सीख गए तो जिंदगी तुम्हारे कंट्रोल में होगी। चैप्टर 11, रीजनेबल रैशनल। हम सब अपने दिमाग में एक परफेक्ट वर्जन लेकर चलते हैं, एक ऐसा इंसान जो हर डिसीजन फैक्ट्स, लॉजिक और डेटा पर लेता है। पर सच्चाई यह है कि हम कंप्यूटर नहीं हैं, हम इमोशन से बने हैं। और इसलिए मॉर्गन हाउसल कहते हैं, यू डोंट नीड टू बी रैशनल, यू जस्ट नीड टू बी रीजनेबल। क्योंकि रैशनल होना मतलब है हर चीज को मैथ और प्रोबेबिलिटी के स्केल पर तोलना, पर रीजनेबल होना मतलब है जिंदगी को इंसान की नजरों से देखना, जहां लॉजिक के साथ साथ कंफर्ट, इमोशन और पीस भी मैटर करते हैं। सोचो, एक इन्वेस्टर है जो जानता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बेस्ट स्ट्रैटेजी है, फिर भी जब मार्केट गिरता है वो बेचैन हो जाता है। वो कुछ बेच देता है क्योंकि उसे रात में नींद नहीं आती। क्या वो इरैशनल है? नहीं, वो बस इंसान है, क्योंकि स्लीप भी एक रिटर्न है। वो रिटर्न जो किसी परसेंटेज में नहीं, पीस में मेजर होती है। मॉर्गन लिखते हैं, रैशनल इन्वेस्टर्स डोंट एग्जिस्ट, ओनली रीजनेबल वंस डू। मतलब बेस्ट प्लान वो नहीं होता जो स्प्रेडशीट में परफेक्ट दिखे, बल्कि वो जो तुम्हें रात में चैन से सुला दे। हमेशा याद रखो, हर डिसीजन का एक साइकोलॉजिकल कॉस्ट होता है। कभी वो स्ट्रेस के रूप में, कभी एंजाइटी के रूप में, कभी फैमिली टेंशन के रूप में। और अगर कोई फाइनेंशियल गेन तुम्हारे मेंटल लॉस से ज्यादा है तो वो प्रॉफिट नहीं, इम्बैलेंस है। अब इमेजिन करो, एक आदमी हर महीने थोड़ा इन्वेस्ट करता है, सेफ ऑप्शंस में रहता है, मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को कामली देखता है। दूसरा आदमी एग्रेसिव इन्वेस्टिंग करता है, हर डिप पर पैनिक करता है, हर राइज पर ओवर कॉन्फिडेंट होता है। सालों बाद शायद दोनों का रिटर्न अलग न हो, पर पहले आदमी की क्वालिटी ऑफ लाइफ कहीं बेहतर होगी, क्योंकि उसने जिंदगी लॉजिक से नहीं, बैलेंस से जी। मॉर्गन कहते हैं, इन्वेस्टिंग इजंट अबाउट मैक्सिमाइजिंग रिटर्न्स, इट्स अबाउट मैक्सिमाइजिंग हाउ लॉन्ग यू स्टे इन दी गेम। और वो तभी मुमकिन है जब तुम्हारा सिस्टम तुम्हारे माइंड के साथ कंपैटिबल हो, क्योंकि कोई भी प्लान तब तक अच्छा नहीं जब तक वो तुम्हारे टेम्परामेंट से मेल न खाए। रीजनेबल डिसीजंस वो होते हैं जो तुम्हारी रियलिटी को ध्यान में रखते हैं, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तुम्हारे फेयर्स, तुम्हारे गोल्स। कभी कभी कम रिटर्न वाला डिसीजन ज्यादा सस्टेनेबल होता है, क्योंकि वो तुम्हें इमोशनल स्टेबिलिटी देता है। रैशनल आदमी कहेगा, मार्केट करेक्शन में डबल डाउन करो। रीजनेबल आदमी कहेगा, पहले अपना रेंट तो सेफ रखो। और जिंदगी में ज्यादातर लोगों को पहला नहीं, दूसरा अप्रोच चाहिए होता है, क्योंकि पैसा कमाना और शांति पाना दोनों में फर्क है। और अगर तुम्हारा प्लान तुम्हारी पीस छीन लेता है तो वो तुम्हारे लिए रॉन्ग प्लान है, चाहे नंबर्स कितने भी सही हो। टेक अवे ये है, हमें परफेक्ट बनना नहीं है,
हमें कंसिस्टेंट और कंटेंट बनना है, क्योंकि परफेक्ट लोग रेयरली टिकते हैं और रीजनेबल लोग क्वाइटली जीत जाते हैं। याद रखो, जिंदगी इक्वेशन से नहीं, इमोशन से चलती है, और जो आदमी अपने इमोशंस को समझ लेता है वो हर फाइनेंशियल स्टॉर्म से बच जाता है। चैप्टर 12, रूम फॉर एरर। जिंदगी में सबसे बड़ा झूठ है मैं सब कंट्रोल कर सकता हूं, क्योंकि ट्रूथ यह है कि कंट्रोल एक इल्यूजन है और अनसर्टेनिटी ही रियल सर्टेनिटी है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी प्लान इज प्लानिंग ऑन योर प्लान, नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान। मतलब, चाहे तुम कितने भी समझदार या प्रिपेयर्ड क्यों न हो, दुनिया अनप्रेडिक्टेबल है। मार्केट गिर सकती है, हेल्थ खराब हो सकती है, अपॉर्चुनिटी डिले हो सकती है और प्लान्स अक्सर टूट जाते हैं। पर जो बच जाते हैं वो वही है जिनके पास रूम फॉर एरर होता है। सोचो, एक आदमी टाइटरोप पर चल रहा है। अगर नीचे सेफ्टी नेट नहीं है तो हर कदम डर में उठेगा, लेकिन अगर नीचे नेट है तो हर कदम में कॉन्फिडेंस होगा। रूम फॉर एरर वही सेफ्टी नेट है जो तुम्हें फॉल से बचाता है। मॉर्गन बताते हैं, हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर, बिजनेसमैन या ऑर्डिनरी पर्सन कभी ना कभी गलत हुआ है, पर फर्क यह था कि उनके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी था। उन्होंने इतना बफर रखा कि एक गलती से सब खत्म ना हो जाए। उन्होंने सिर्फ जीतने की नहीं, सर्वाइव करने की स्ट्रैटेजी बनाई। वॉरेन बफेट बार बार कहते हैं, नेवर रिस्क व्हाट यू हैव एंड नीड फॉर व्हाट यू डोंट हैव एंड डोंट नीड। मतलब, जरूरत से ज्यादा रिस्क लेना कभी करेज नहीं होता, वो एरोगेंस है। क्योंकि जो आदमी सोचता है कुछ नहीं होगा, उसे जिंदगी बार बार दिखाती है कि सब कुछ हो सकता है। अब इमेजिन करो, एक इंसान जो अपनी सारी सेविंग्स एक ही स्टॉक में लगा देता है क्योंकि उसे यकीन है कि यह स्टॉक कभी नहीं गिरेगा। वो रैशनल नहीं, डिल्यूजनल है, और जब मार्केट गिरता है तो उसकी पूरी कॉन्फिडेंस भी क्रैश हो जाती है। लेकिन एक दूसरा आदमी है जो थोड़ा इन्वेस्ट करता है, थोड़ा कैश रखता है, थोड़ा इंश्योरेंस में डालता है। वो ओवर स्मार्ट नहीं, प्रिपेयर्ड है, क्योंकि उसे पता है जिंदगी कभी पूरी तरह प्रेडिक्टेबल नहीं होती। रूम फॉर एरर सिर्फ पैसे में नहीं, जिंदगी के हर हिस्से में जरूरी है। रिश्तों में, करियर में, हेल्थ में और इमोशंस में भी कभी कभी थोड़ा स्पेस छोड़ना ही मैच्योरिटी है। हर चीज को एक्सट्रीम तक पुश करना शॉर्ट टर्म जीत देता है, पर लॉन्ग टर्म में कोलैप्स। मॉर्गन कहते हैं, रूम फॉर एरर अलाउज यू टू एंड्योर व्हेन अदर्स ब्रेक। यानी बफर तुम्हें सिर्फ बचाता नहीं, वो तुम्हें टिकने की ताकत देता है। वो तुम्हें काम रहने देता है जब बाकी सब पैनिक में होते हैं। सोचो, अगर तुम हर खर्च के बाद जीरो पर आ जाते हो तो एक इमरजेंसी तुम्हें तोड़ देगी। पर अगर तुम हर महीने थोड़ा बचाते हो, थोड़ा सेफ्टी रख लेते हो, तो वही इमरजेंसी तुम्हारे लिए बस एक टेम्पररी पॉज होगी, एंड नहीं। रूम फॉर एरर ईगो नहीं, विजडम है। क्योंकि जो इंसान मानता है कि मैं कभी गलती नहीं करूंगा, वो सबसे पहले गिरता है, और जो जानता है कि मैं गलती कर सकता हूं, वो सबसे दूर तक पहुंचता है। टेक अवे ये है, हर प्लान में अनसर्टेनिटी को जगह दो। हर ड्रीम के साथ थोड़ा डाउट रखो, हर एम्बिशन के साथ थोड़ा पेशेंस। क्योंकि जिंदगी एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो कर्व्स और पॉजेस का गेम है। परफेक्ट प्लान कोई नहीं होता, बस फ्लेक्सिबल प्लान ही टिकता है। और जो इंसान फॉल को एक्सेप्ट कर लेता है, वही हर बार उठने की ताकत पाता है। चैप्टर 13, यूल चेंज। कभी सोचा है जो आज तुम्हें चाहिए वो 5 साल पहले तुम्हारे सपनों में भी नहीं था, और 5 साल बाद शायद तुम्हें उसकी जरूरत भी न रहे, क्योंकि इंसान बदलता है और उसके साथ उसकी डिजायर्स, फियर्स, प्रायोरिटीज भी। मॉर्गन हाउसल इस चैप्टर में कहते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज हार्डर देन इट सीम्स बिकॉज पीपल्स गोल्स चेंज ओवर टाइम। हम सोचते हैं कि हम हमेशा वही चाहेंगे जो आज चाहते हैं, लेकिन जिंदगी धीरे धीरे हमारी जरूरतों का शेप बदल देती है। वो जो आज सक्सेस लगता है, कल शायद बोझ बन जाए।
वो जो आज रिस्क लगता है, कल वही अपॉर्चुनिटी बन सकता है। सोचो, जब तुम टीनेजर थे, तब तुम्हारे लिए फ्रीडम का मतलब था रूल तोड़ना, पर आज शायद फ्रीडम का मतलब है पीस पाना। कल जो थ्रिल था, वो आज स्टेबिलिटी है, क्योंकि ग्रोथ का मतलब है अपनी पिछली वर्जन को पीछे छोड़ना। मॉर्गन बताते हैं कि लोग फाइनेंशियल मिस्टेक्स सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि वो मूर्ख है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपने फ्यूचर सेल्फ को अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम प्लान बनाते हैं उस इंसान के लिए जो हम आज हैं, ना कि उस इंसान के लिए जो हम बनने वाले हैं। और यही सबसे सटल ट्रैप है। एक आदमी अपनी 20s में सोचता है, मैं 40 की उम्र तक करोड़पति बनूंगा, फिर बस एंजॉय करूंगा। वो सब इन्वेस्ट करता है, दिन रात हसल करता है। फिर जब वो 40 का होता है तो उसके अंदर का इंसान बदल चुका होता है। अब उसे एक्साइटमेंट नहीं, बिलोंगिंग चाहिए। वो रियलाइज करता है वो पैसा नहीं, पर्पस ढूंढ रहा था, लेकिन प्लान अब भी उसी पुराने वर्जन के लिए बना हुआ है। हाउसल कहते हैं, योर फ्यूचर सेल्फ इज लाइक अ स्ट्रेंजर यू हैवंट मेट येट। और जब तक तुम ये नहीं मानोगे कि वो स्ट्रेंजर अलग सोचेगा, तब तक तुम्हारे प्लान्स रिजिड रहेंगे, फ्रैजाइल रहेंगे। लाइफ किसी स्प्रेडशीट की तरह लिनियर नहीं है। वो एक इवॉल्विंग स्टोरी है जहां हर चैप्टर नया टोन लाता है। और जो लोग खुद को उसी पुरानी आइडेंटिटी में बांध लेते हैं, वो अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं। रीजनेबल इंसान वही है जो फ्यूचर के लिए स्पेस छोड़ता है, जो कहता है शायद मैं बदल जाऊं, इसलिए अपने प्लान्स में फ्लेक्सिबिलिटी रखता हूं। क्योंकि जो अपनी चॉइसेस को पत्थर में लिख देता है, वो चेंज को पनिशमेंट की तरह देखता है। और जो अपनी चॉइसेस को सैंड पर लिखता है, वो चेंज को ग्रोथ की तरह देखता है। हम सबकी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हम रियलाइज करते हैं कि वो चीजें जिनके लिए हमने लड़ाई की, वो अब हमें एक्साइट नहीं करती। और उस मोमेंट में गिल्ट नहीं, ग्रैटिट्यूड महसूस करो, क्योंकि ये प्रूफ है कि तुम इवॉल्व हो रहे हो। मॉर्गन हमें याद दिलाते हैं, रिग्रेट इज ऑफन जस्ट अ साइन दैट यू आर ग्रोइंग फास्टर देन योर पास्ट डिसीजंस। मतलब, अगर तुम्हें अपने पुराने फैसले गलत लगने लगे हैं, तो इसका मतलब है तुम वही नहीं रहे। और यही जिंदगी का खूबसूरत सच है। टेक अवे ये है, अपने गोल्स को पत्थर पर मत लिखो, हवा में लिखो, क्योंकि हवा चलती है और तुम भी। फ्लेक्सिबिलिटी कमजोरी नहीं, मैच्योरिटी है, क्योंकि जो बदलना सीख गया वो कभी टूटेगा नहीं, वो बस नई दिशा में मुड़ेगा। याद रखो, तुम्हारा बेस्ट वर्जन अभी तक बना ही नहीं है। और हर बार जब तुम बदलोगे, तुम अपने पुराने सेल्फ को पीछे छोड़ते हुए थोड़ा और कंप्लीट बनोगे। चैप्टर 14, नथिंग्स फ्री। हर चीज की एक कीमत होती है, बस वो हमेशा पैसों में नहीं होती। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, एवरीथिंग हैज अ प्राइस, बट नॉट ऑल प्राइसेस अपीयर ऑन लेबल्स। हम अक्सर सोचते हैं कि कुछ चीजें फ्री है, सक्सेस, फेम, कंफर्ट और वेल्थ। पर सच ये है कि हर चीज के साथ एक हिडन कॉस्ट आता है, जो ज्यादातर लोग तब तक नहीं देखते जब तक वो उसे चुका नहीं देते। सोचो, कोई आदमी मिलियनेयर बनता है, लोग कहते हैं वाह क्या सक्सेस है, पर कोई नहीं पूछता कि उसने उस सक्सेस के बदले क्या खोया। शायद स्लीपलेस नाइट्स, ब्रोकन रिलेशनशिप्स, मिस्ड बर्थडेज या हेल्थ। हर अचीवमेंट के पीछे एक इनविजिबल बिल होता है, और सूनर और लेटर वो पेमेंट कलेक्ट होती है। मॉर्गन इसे द प्राइस ऑफ एडमिशन कहते हैं। मतलब, अगर तुम किसी बड़ी चीज में एंटर करना चाहते हो, तो तुम्हें उसकी प्राइस चुकानी होगी। स्टॉक मार्केट में वो प्राइस है वॉलेटिलिटी, एंटरप्रेन्योरशिप में वो प्राइस है अनसर्टेनिटी, और लव में वो प्राइस है वल्नरेबिलिटी। कोई भी रिवॉर्ड फ्री नहीं आता। हर कंफर्ट की जड़ में डिस्कंफर्ट होती है, हर पीस की जड़ में पेन होती है, हर विक्ट्री की जड़ में सैक्रिफाइस होता है। अब इमेजिन करो, तुम इन्वेस्ट करते हो और मार्केट गिर जाता है। तुम पैनिक करते हो, बेच देते हो, फिर इयर्स बाद रियलाइज करते हो कि वो गिरावट टेम्पररी थी। वो तुम्हारी इमोशनल फी थी जो तुमने लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड के बदले चुकाई।
अगर तुम उसे सह जाते तो वही दर्द तुम्हारी वेल्थ का सीड बनता। मॉर्गन कहते हैं, वॉलेटिलिटी इज द प्राइस ऑफ एडमिशन फॉर सुपीरियर रिटर्न्स। मतलब मार्केट की गिरावट कोई पेनल्टी नहीं, वो टिकट है फ्यूचर गेन के थिएटर में प्रवेश की। पर हम अक्सर उस टिकट को देखकर भाग जाते हैं। जिंदगी में भी यही होता है। हर कंफर्ट की एक कॉस्ट होती है। अगर तुम फ्रीडम चाहते हो तो डिसिप्लिन चुकाना पड़ेगा। अगर सक्सेस चाहिए तो रिजेक्शन झेलना पड़ेगा। अगर लव चाहिए तो हार्ट ब्रेक का रिस्क उठाना पड़ेगा। कुछ भी फ्री नहीं है, सिर्फ इल्यूजन है कि हम बिना कीमत चुकाए जीत सकते हैं। मॉर्गन हमें याद दिलाते हैं कि लोग रिटर्न्स पर ऑब्सेस्ड रहते हैं, पर रिस्क टॉलरेंस पर रेयरली सोचते हैं। हर इंसान की प्राइस पेइंग कैपेसिटी अलग होती है। जो 10% गिरावट में घबरा जाए वो 20% ग्रोथ डिजर्व नहीं करता, क्योंकि गेम में टिके रहना गेम जीतने से ज्यादा जरूरी है। अब सोचो, तुम एक थीम पार्क में जाते हो और रोलर कोस्टर देखते हो। वो थ्रिल देता है, एक्साइटमेंट देता है, लेकिन वो फन फ्री नहीं है। उसके साथ फियर का कॉस्ट आता है। मार्केट, लाइफ, रिलेशनशिप्स सब वही रोलर कोस्टर है। अगर तुम थ्रिल चाहते हो तो तुम्हें मोशन सिकनेस भी झेलनी पड़ेगी। ये डील है, अनफेयरनेस नहीं। टेक अवे ये है, हर चीज की कीमत होती है। कभी वो पैसे में, कभी पेशेंस में, कभी पेन में। और जो इंसान ये ट्रूथ जल्दी समझ लेता है वो शिकायत करना छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता होता है हर सक्सेस की शैडो में एक स्ट्रगल होती है। याद रखो, फ्री लंच सिर्फ इल्यूजन है। हर चीज की कोई न कोई करेंसी होती है। टाइम, एनर्जी, इमोशन और पीस। सवाल ये नहीं कि क्या मिल सकता है, सवाल है क्या मैं उसकी कीमत चुकाने को तैयार हूं। चैप्टर 15 यूमी। हर इंसान की कहानी अलग होती है और इसी वजह से हर किसी का पैसा चलाने का तरीका भी अलग होता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पीपल डू थिंग्स विद मनी बेस्ड ऑन देयर ओन यूनिक एक्सपीरियंसेस दैट मेक सेंस टू देम इन अ वर्ल्ड दे सी। मतलब जो तुम्हारे लिए रिस्क है वो किसी और के लिए रूटीन हो सकता है। जो तुम्हारे लिए स्टेबिलिटी है वो किसी और के लिए बोर्डम। हर इंसान अपनी लाइफ के लेंस से पैसे को देखता है और वही लेंस तय करता है कि वो पैसा कैसे कमाएगा, खर्च करेगा या बचाएगा। सोचो, एक आदमी जिसने अपने पिता को फैक्ट्री बंद होने के बाद तिनका जोड़ते देखा है, वो हर रुपए को सावधानी से बचाएगा। वो रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि उसके लिए रिस्क का मतलब है जीवन का डर। दूसरा आदमी जिसने स्टार्टअप बूम देखा, वो कहेगा जोखिम ही मौका है। वो सारे पैसे मार्केट में डाल देगा, क्योंकि उसके लिए रिस्क थ्रिल है, थ्रेट नहीं। दोनों सही है अपने अनुभवों के हिसाब से। मॉर्गन कहते हैं, एवरी फाइनेंशियल डिसीजन लुक्स रॉन्ग टू समवन हु इज इन अ डिफरेंट गेम। यानी अगर कोई 60 साल की उम्र में बॉन्ड्स खरीद रहा है तो वो फूलिश नहीं है, वो अपनी पीस खरीद रहा है। और अगर कोई 25 साल का लड़का क्रिप्टो में रिस्क ले रहा है तो वो इरिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो पॉसिबिलिटी खरीद रहा है। मुद्दा ये नहीं कि कौन सही है, मुद्दा यह है कि कौन अपने कॉन्टेक्स्ट में सही है। दिक्कत तब शुरू होती है जब हम अपनी फाइनेंशियल फिलॉसफी किसी और पर थोपने लगते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमें रिस्क सही लगता है तो सबके लिए सही होना चाहिए। अगर हमें सेविंग जरूरी लगती है तो सबको वैसे ही करना चाहिए। पर जिंदगी वन साइज फिट ऑल नहीं है। हर किसी का वर्जन ऑफ हैप्पीनेस अलग है, तो उसका वर्जन ऑफ वेल्थ भी अलग होना चाहिए। अब इमेजिन करो, दो दोस्त हैं, एक सिटी में, एक विलेज में। सिटी वाला कहता है आई विल इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स। विलेज वाला कहता है मैं जमीन खरीदूंगा। सिटी वाला सोचता है कि दूसरा बैकवर्ड है, विलेज वाला सोचता है कि पहला फूलिश है। पर दोनों बस अलग रियलिटीज में जी रहे हैं। दोनों अपनी सेफ्टी को अलग तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। हाउसल बताते हैं कि फाइनेंशियल एडवाइस डेंजरस तब बनती है जब वो एम्पैथी के बिना दी जाती है, क्योंकि एडवाइस हमेशा गिवर के एक्सपीरियंस से आती है, रिसीवर के कॉन्टेक्स्ट से नहीं। और जब तुम किसी को उसकी कहानी समझे बिना गाइड करते हो तो तुम्हारा ट्रूथ
उसके लिए पॉइजन बन सकता है। जिंदगी में कोई एब्सोल्यूट फॉर्मूला नहीं होता। किसी के लिए 9 to 5 सिक्योरिटी है, किसी के लिए वोकेज, किसी के लिए सेविंग कंफर्ट है, किसी के लिए रिस्ट्रिक्शन, किसी के लिए इन्वेस्टिंग एक्साइटमेंट है, किसी के लिए एंजाइटी। हर कोई अपने पास्ट से ड्रिवन है और अपने फियर से गाइडेड। टेक अवे ये है, तुम्हें दूसरों से कॉम्पीट नहीं करना, तुम्हें अपने येस्टरडे वाले वर्जन से बेटर बनना है, क्योंकि तुम और मैं एक जैसे नहीं हैं। तो हमारे पैसे, हमारे डिसीजंस और हमारे ड्रीम्स भी एक जैसे नहीं हो सकते। सबसे मैच्योर इंसान वो है जो दूसरों की जर्नी को रिस्पेक्ट करता है और अपनी जर्नी को समझदारी से नेविगेट करता है। याद रखो, हम सब एक ही गेम नहीं खेल रहे। किसी का गोल सर्वाइवल है, किसी का सेटिस्फैक्शन, किसी का स्टेटस। और जब तुम ये समझ लेते हो तो तुम कंपैरिजन से आजाद हो जाते हो। चैप्टर 16, द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। कभी गौर किया है, जब कोई कहता है सब अच्छा होने वाला है तो हम मुस्कुराते हैं, लेकिन जब कोई कहता है बुरा समय आने वाला है तो हम तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि डर उम्मीद से ज्यादा लाउड होता है। मॉर्गन हाउसल इसे कहते हैं द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। मतलब हमें नेगेटिविटी ज्यादा रील लगती है क्योंकि वो हमें प्रोटेक्ट करती हुई महसूस होती है। हमारा दिमाग एवोल्यूशन से ही ऐसा बना है। पहले डेंजर को देखो, फिर बाकी चीजों पर ध्यान दो। इसलिए बैड न्यूज हमें आकर्षित करती है और गुड न्यूज बोरिंग लगती है। सोचो, अगर कोई कहे मार्केट अगले साल 50% बढ़ेगा तो लोग हंसते हैं, लेकिन अगर कोई कहे मार्केट क्रैश होने वाला है तो लोग तुरंत क्लिक करते हैं, शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं, क्योंकि होप से ज्यादा पावरफुल है फियर ऑफ लॉस। हम नेगेटिव प्रेडिक्शंस पर ज्यादा भरोसा करते हैं क्योंकि वो हमें प्रिपेयर्ड महसूस कराती है। मॉर्गन कहते हैं पेसिमिज्म साउंड्स स्मार्ट, ऑप्टिमिज्म साउंड्स नाइव। और यही आयरनी है, क्योंकि दुनिया हर डेकेड में, हर वॉर, पैंडेमिक, क्राइसिस के बाद भी रिकवर हुई है, लेकिन हर बार लोगों ने सोचा कि अब सब खत्म। हिस्ट्री का हर डार्क चैप्टर किसी नए सुनरीसे से पहले आया है। थिंक अबाउट इट। 20th सेंचुरी में 2 वर्ल्ड वॉर्स हुए, ग्रेट डिप्रेशन आया, कोल्ड वॉर, ऑल क्राइसिस, टेररिज्म, पैंडेमिक्स। हर बार एक्सपर्ट्स बोले दिस टाइम इज डिफरेंट, ह्यूमैनिटी इज डूम्ड। और फिर भी प्रोग्रेस हुई, टेक्नोलॉजी बढ़ी, हेल्थ बेहतर हुई, पॉवर्टी घटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी। ऑप्टिमिज्म स्लो होता है लेकिन अनस्टॉपेबल होता है। हाउसल बताते हैं कि पेसिमिज्म आसान है क्योंकि वो इमीडिएट दिखता है। फ्लड दिखती है लेकिन बारिश से आई हरियाली नहीं दिखती। क्रैश हेडलाइंस बनाता है लेकिन रिकवरी क्वाइटली होती है। नेगेटिव इवेंट्स अचानक आते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स धीरे धीरे बनते हैं और हम इंपेशेंस के शिकार होकर हर स्लो ग्रोथ को इग्नोर कर देते हैं। अब इमेजिन करो, एक फार्मर ड्राउट में बैठा है, मिट्टी सूखी है, आसमान खाली है। कोई उससे कहे अगले साल बारिश आएगी तो वो सिर हिलाकर कहेगा काश। लेकिन जो वो जानता नहीं वो ये कि नेचर का रूल ही बैलेंस है। हर सूखा एक बारिश को जन्म देता है, हर गिरावट एक रिकवरी का प्रेल्यूड होती है। पेसिमिज्म बिकता है क्योंकि वो एक्साइटिंग है। न्यूज चैनल्स, एनालिस्ट्स और एक्सपर्ट्स जानते हैं फियर सेल्स फास्टर देन होप, और इसलिए दुनिया हमेशा क्राइसिस की हेडलाइन से भरी लगती है। लेकिन अगर तुम जूम आउट करके देखो तो हर दशक में वर्ल्ड बेटर हुई है, स्लोली, साइलेंटली, श्योरली। मॉर्गन कहते हैं प्रोग्रेस हैपेंस टू स्लोली टू नोटिस बट सेटबैक्स हैपन टू फास्ट टू इग्नोर। इसलिए हमें लगता है कि दुनिया बुरी हो रही है जबकि असल में वो बेहतर हो रही होती है, बस धीरे धीरे। ऑप्टिमिज्म का मतलब ये नहीं कि ब्लाइंड फेथ रखो। इसका मतलब है हाँ प्रॉब्लम्स हैं लेकिन सॉल्यूशंस भी होंगे, यानी रियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म, क्योंकि ग्रोथ कभी बिना स्कार्स के नहीं आती। टेक अवे ये है, नेगेटिविटी से स्मार्ट लगना आसान है पर पॉजिटिविटी से सर्वाइव करना डिफिकल्ट और रेयर है। और जो इंसान उम्मीद को बचाए रखता है
वो हर नुकसान से भी कुछ गेन निकाल लेता है, क्योंकि फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन रहेगा। लेकिन डिस्पेयर को बिलीफ से रिप्लेस करना ही असली इंटेलिजेंस है। याद रखो, डर टेम्पररी है, ग्रोथ परमानेंट। हर बार जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया, तो बस खुद से कहो, इट ऑलवेज लुक्स डार्केस्ट बिफोर डॉ। चैप्टर 17, व्हेन यूल बिलीव एनीथिंग। कभी कभी हम किसी चीज को इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो सच है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो हमें आराम देती है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, व्हेन वी डेस्परेटली वांट समथिंग टू बी ट्रू, वी ओवरलुक फैक्ट्स दैट प्रूव इट फॉल्स। मतलब, जब हमारा दिल किसी नतीजे से जुड़ जाता है, तो हमारा दिमाग उसके खिलाफ आने वाले हर सबूत को अनदेखा कर देता है। हम अपनी रियलिटी नहीं देखते, हम अपनी विश्ड रियलिटी देखते हैं। सोचो, जब मार्केट लगातार ऊपर जा रही होती है, हर कोई सोचता है अब तो क्रैश कभी नहीं होगा, क्योंकि उस बिलीफ में कंफर्ट है। और जब मार्केट गिर रही होती है, हर कोई सोचता है अब रिकवरी कभी नहीं आएगी, क्योंकि उस फियर में सर्टेनिटी है। हम वो मानते हैं जो हमें उस वक्त इमोशनली सेफ रखता है। मॉर्गन बताते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट्स में बिलीफ लॉजिक से नहीं बनती, फीलिंग्स से बनती है, क्योंकि नंबर्स को कोई भी एनालाइज कर सकता है, पर इमोशंस को इग्नोर करना आसान नहीं। जब ग्रीड बढ़ती है, हम रिस्क भूल जाते हैं। जब फियर आता है, हम अपॉर्चुनिटी नहीं देख पाते। दोनों एक्सट्रीम्स में दिमाग बंद और दिल ज्यादा बोलने लगता है। थिंक अबाउट द .com बबल। हर कोई कह रहा था इंटरनेट दुनिया बदल देगा, जो सच था, पर लोग ये भूल गए कि हर कंपनी जो .com से खत्म होती है, वो सक्सेसफुल नहीं होगी। फिर 2008 में सब सोचते थे रियल एस्टेट कभी क्रैश नहीं होगा, क्योंकि वो बिलीफ मिलियंस की कंफर्ट बन चुकी थी। और फिर रियलिटी ने वो कंफर्ट तोड़ दिया। मॉर्गन कहते हैं, द मोर यू नीड समथिंग टू बी ट्रू, द मोर लाइकली यू आर टू बिलीव अ फेक वर्जन ऑफ इट। यानी हम वही मान लेते हैं जो हमारी स्टोरी को सूट करता है, और यही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। हम फैक्ट नहीं, फीलिंग खरीदते हैं। अब सोचो, सोशल मीडिया के दौर में हर दिन हजारों फाइनेंशियल गुरुज प्रेडिक्शंस करते हैं, बिटकॉइन 1 करोड़ जाएगा, गोल्ड अब बेकार है, रिसेशन कंफर्म है। हम उनमें से उसी पर विश्वास करते हैं जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिलीफ से मेल खाता है, क्योंकि कंफर्मेशन हमें सेफ महसूस कराता है, भले ही वो हमें सच से दूर ले जाए। मॉर्गन इस साइकोलॉजी को ब्यूटिफुली समझाते हैं। लोग डेटा से नहीं, स्टोरी से इन्फ्लुएंस होते हैं, क्योंकि स्टोरी दिल को छूती है और दिल लॉजिक को ओवरपावर कर देता है। एक बिलीवेबल स्टोरी हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को सॉफ्टली अनेस्थेटाइज कर देती है, और फिर हम किसी भी मिथ को रियलिटी मान लेते हैं, बस इसलिए क्योंकि वो फील गुड लगती है। जिंदगी में भी हम ऐसा ही करते हैं। हम रिलेशनशिप में रेड फ्लैग्स इग्नोर करते हैं, क्योंकि हम बिलीव करना चाहते हैं कि वो बदल जाएगा। हम रिस्की डिसीजन लेते हैं, क्योंकि हमें विश्वास चाहिए, एविडेंस नहीं। हम फैक्ट्स नहीं, फेथ में कंफर्ट ढूंढते हैं। मॉर्गन हमें सिखाते हैं, तुम्हारा दिमाग तुम्हें ट्रिक करेगा जब तुम्हारा दिल डरेगा। और यही वो पल है जहां इमोशनल डिसिप्लिन जरूरी है। हर स्ट्रॉन्ग बिलीफ के नीचे एक इमोशनल नीड छिपी होती है। अगर तुम वो नीड पहचान लो, तो तुम गलत बिलीफ से खुद को बचा लोगे। टेक अवे ये है, हर बार जब तुम्हें कोई बात सही लगती है, तो खुद से पूछो, क्या ये सच में सही है, या मैं इसे सही मानना चाहता हूं? क्योंकि हाफ ट्रूथ्स हमेशा अपीलिंग होते हैं। वो तुम्हें सोचने नहीं, बस सूद करने आते हैं। याद रखो, बिलीफ कंफर्ट देता है, पर ट्रूथ फ्रीडम देता है। और अगर तुम्हारे अंदर सच को देखने की हिम्मत है, तो तुम्हें कभी किसी इल्यूजन पर विश्वास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चैप्टर 18, ऑल टुगेदर नाउ। जब हम किसी पजल के सारे टुकड़े जोड़ते हैं, तो अचानक वो पूरी तस्वीर दिखने लगती है। मॉर्गन हाउसल की किताब का यही आखिरी मकसद है कि हम समझें, मनी सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, वो ह्यूमन बिहेवियर की कहानी है। वो कहते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस इज नॉट अ हार्ड साइंस, इट्स अ सॉफ्ट स्किल। यानी अमीर बनने के लिए तुम्हें फॉर्मूलास नहीं,
खुद को समझने की जरूरत है। किताब के हर चैप्टर का मैसेज अब एक दूसरे से जुड़ता है। नो वंस क्रेजी सिखाता है एम्पैथी, कि हर इंसान अपने एक्सपीरियंस से डिसीजंस लेता है। लक रिस्क ह्यूमिलिटी सिखाता है कि सक्सेस कभी पूरी तरह तुम्हारी नहीं होती और फेलियर कभी पूरी तरह तुम्हारी गलती नहीं। नेवर इनफ ग्रैटिट्यूड सिखाता है कि अगर तुम थोड़ा और के पीछे भागते रहोगे तो शांति हमेशा एक कदम दूर रहेगी। कंपाउंडिंग पेशेंस सिखाता है कि हर बड़ी चीज धीमे बनती है। और स्टेइंग वेल्दी कॉशन सिखाता है कि जीत के बाद भी डरना जरूरी है। हर स्टोरी में एक पैटर्न है, लालच, डर, उम्मीद और समय के बीच बैलेंस। पैसा कोई वेपन नहीं, वो तुम्हारे बिहेवियर का मिरर है। अगर तुम अस्थिर हो तो पैसा भी अनस्टेबल लगेगा। अगर तुम ग्रेटफुल हो तो वही पैसा तुम्हारे लिए फ्रीडम बनेगा। मॉर्गन कहते हैं, वेल्थ इज नॉट अबाउट गेटिंग रिच, इट्स अबाउट स्टेइंग सेन। क्योंकि अगर तुम्हारे पास करोड़ों हैं पर नींद नहीं है, पीस नहीं है, तो तुमने पैसा नहीं, बस प्रेशर कमाया है। हम सब सोचते हैं कि पैसा हैप्पीनेस लाएगा, पर पैसा सिर्फ ऑप्शंस लाता है। तुम्हारी चॉइसेस तय करती है कि वो ऑप्शंस तुम्हें हील करेंगे या हॉलो। हर चैप्टर हमें यही सिखाता है, पैसे के पीछे भागने से पहले पैसे को समझना सीखो। हाउजल हमें रिमाइंड करते हैं, हर इंसान की वेल्थ उसकी स्टोरी से जुड़ी है। किसी के लिए वेल्थ मतलब फ्रीडम है, किसी के लिए सिक्योरिटी, किसी के लिए स्टेटस और किसी के लिए साइलेंस। तुम्हारी डेफिनेशन तुम्हारे वूंड से बनती है, इसलिए अपनी वेल्थ की कहानी किसी और के स्क्रिप्ट पर मत लिखो। थिंक अबाउट इट। अगर तुम कंपाउंडिंग की तरह स्टेडिली ग्रो करते रहो, रिस्क से डरने की बजाय उसे रिस्पेक्ट करो, कंपैरिजन की बजाय ग्रैटिट्यूड सीखो और फ्रीडम को लक्जरी से ऊपर रखो, तो पैसा खुद तुम्हारे पीछे आएगा। क्योंकि पैसा स्टेबिलिटी पसंद करता है और स्टेबिलिटी माइंडसेट से आती है। मॉर्गन कहते हैं, एवरी फाइनेंशियल डिसीजन इज अ बेट ऑन हाउ यू थिंक द वर्ल्ड वर्क्स। और दुनिया अनप्रेडिक्टेबली चलती है, इसलिए जीतने का सबसे बड़ा तरीका है टिके रहना, सर्वाइव करना, इवॉल्व करना और काम रहना। टेक अवे ये है, पैसे का असली खेल दूसरों को हराने का नहीं, खुद को समझने का है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब है ह्यूमिलिटी, पेशेंस और कंट्रोल का ब्लेंड। क्योंकि जो इन तीनों को साथ रख लेता है वो मार्केट ही नहीं, जिंदगी भी जीत लेता है। याद रखो, किताब के हर लेसन का डेस्टिनेशन एक ही है, फ्रीडम विद पीस। पैसे से पहले माइंड को अमीर बनाओ, क्योंकि वही वेल्थ है जो कभी खत्म नहीं होती। फाइनल चैप्टर, कन्फेशंस। हर कहानी के अंत में सच्चाई धीरे से सामने आती है। मॉर्गन हाउजल की इस किताब का आखिरी अध्याय किसी सलाह या फॉर्मूले से नहीं, बल्कि एक स्वीकारोक्ति से शुरू होता है। आई हैव नो आइडिया व्हाट आई एम डूइंग विद माई मनी एंड दैट्स ओके। क्योंकि यही इस किताब का सबसे ईमानदार लेसन है। कोई भी सब कुछ नहीं जानता, हम सब बस कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा कम गलती करने की, थोड़ा ज्यादा समझने की और सबसे ज्यादा खुद से सुलह करने की। मॉर्गन मानते हैं कि उन्होंने भी कई बार गलतियां की, पैनिक में बेचा, ग्रीड में खरीदा, लोगों की राय पर चले, अपने इंस्टिंक्ट को इग्नोर किया, पर हर बार एक ही बात सीखी कि पैसा सिर्फ कैलकुलेशन नहीं, कैरेक्टर है। और कैरेक्टर कभी परफेक्ट नहीं होता, वो इवॉल्व होता है। वो कहते हैं, वी ऑल थिंक वील मेक रैशनल चॉइसेस व्हेन द टाइम कम्स, बट फियर एंड ग्रीड नेवर नॉक, दे जस्ट वॉक इन। मतलब, जब तक तुम गेम में खुद नहीं उतरते, तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम्हारे अंदर कितना कंट्रोल है। हर डाउनफॉल तुम्हें तुम्हारा रियल टेम्परामेंट दिखाता है और हर कमबैक तुम्हें तुम्हारा वैल्यू सिस्टम याद दिलाता है। इस चैप्टर में मॉर्गन एक ह्यूमिलिटी भरा कन्फेशन करते हैं कि उनकी इन्वेस्टिंग जर्नी कोई स्ट्रेट लाइन नहीं थी। वो कहते हैं, मुझे भी नहीं पता था कि कब बेचना है, कब रुकना है। मैंने भी दूसरों को देखकर डिसीजंस लिए, लेकिन एक चीज मैंने सीखी, किसी को भी 100% कॉन्फिडेंस नहीं होता। हर कोई बस थोड़ा अंधेरे में तीर चला रहा है
और यही तो जीवन का सार है। तुम्हारे पास सारे आंसर्स नहीं होंगे, पर तुम्हारे पास सही इंटेंशंस होने चाहिए, क्योंकि पैसा हमेशा तुम्हारे वैल्यूज को एम्पलीफाई करता है। अगर तुम इनसिक्योर हो तो पैसा इनसिक्योरिटी बढ़ाएगा। अगर तुम कंटेंट हो तो पैसा शांति को मल्टीप्लाई करेगा। मॉर्गन कहते हैं, बी ओके विद नॉट नोइंग, बी प्राउड ऑफ सर्वाइविंग, क्योंकि जो टिक गया वही अमीर है और जो सीखता रहा वही सफल है। तुम्हें हर बार सही होना जरूरी नहीं, बस इतना कि तुम गलतियों के बाद भी खेल में रहो। और जब वो अपनी आखिरी लाइंस लिखते हैं तो वो किसी फॉर्मूले से नहीं, एक एक्सेप्टेंस से किताब खत्म करते हैं कि पैसा कभी सर्टेनिटी का सिंबल नहीं बन सकता। वो हमेशा थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल, थोड़ा इमोशनल रहेगा। लेकिन अगर तुमने खुद को समझ लिया तो तुम्हें किसी चार्ट या एक्सपर्ट की जरूरत नहीं। टेक अवे ये है, हर इंसान अपनी फाइनेंशियल स्टोरी लिख रहा है और हर कहानी में एरर्स होंगी, पॉजेस होंगे, रिग्रेट्स होंगे, पर सबसे सुंदर कहानी वही है जहां इंसान सीखता है, इवॉल्व करता है और फिर भी जेंटल रहता है। क्योंकि असली विजडम सब जानने से नहीं आती, वो स्वीकार करने से आती है। याद रखो, वेल्थ सिर्फ नंबर्स नहीं है, वो तुम्हारा काम है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस है और तुम्हारा कैरेक्टर है। और अगर तुमने उसे समझ लिया तो तुम पहले से ही रिच हो, चाहे तुम्हारे अकाउंट में कितना भी बैलेंस हो। अगर तुमने ये किताब अब तक महसूस की है तो तुम्हें एहसास होगा, ये किताब पैसे के बारे में नहीं बल्कि हमारे बारे में है। कैसे हम डरते हैं, लालच करते हैं, कंपेयर करते हैं और फिर धीरे धीरे मैच्योरिटी सीखते हैं। मॉर्गन हाउसल हमें सिखाते हैं कि पैसा सिर्फ एक टूल है जो तुम्हारे अंदर जो है उसे बड़ा कर देता है। इसलिए पहले खुद को समझो, फिर वेल्थ अपने आप समझ में आने लगेगी। हर किताब तुम्हें कुछ सिखाती है, लेकिन कुछ किताबें तुम्हें बदल देती है। दी साइकोलॉजी ऑफ मनी ऐसी ही किताब है। मॉर्गन हाउसल हमें ये नहीं सिखाते कि पैसा कैसे कमाएं, वो सिखाते हैं कि पैसे के साथ जीना कैसे सीखें। क्योंकि नंबर्स कभी तुम्हारे अगेंस्ट नहीं होते, तुम्हारा बिहेवियर ही तुम्हारा बिगेस्ट एसेट या बिगेस्ट लायबिलिटी बनता है। ये किताब हमें याद दिलाती है कि पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट में नहीं होता, वो हर उस मोमेंट में होता है जब तुम पीसफुली सो पाते हो, रिस्क ले पाते हो और किसी के प्रेशर के बिना ना कह पाते हो। हमने सीखा कि हर इंसान अपनी कहानी से डिसीजंस लेता है, कि लक और रिस्क दोनों अनसीन पार्टनर्स हैं, कि थोड़ा और कभी काफी नहीं होता, कि पेशेंस सबसे रेयर करेंसी है, कि रिच दिखने से ज्यादा जरूरी है सिक्योर होना, और कि असली वेल्थ वो फ्रीडम है जो तुम्हें चुपचाप मुस्कुराने देती है। तो अब जब भी तुम किसी को महंगी कार या लक्जरी लाइफ में देखो, याद रखना, तुम्हें रिस्पेक्ट उसकी कार से नहीं, उसके कैरेक्टर से होनी चाहिए। जब भी मार्केट गिरे या जिंदगी फेलियर्स दे, याद रखना, लक और रिस्क दोनों इंसान के साथ नाचते हैं। और जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें सब समझ आ गया है, बस थोड़ा ठहर जाना, क्योंकि ग्रोथ हमेशा ह्यूमिलिटी से आती है। अगर तुम्हें इस किताब से कुछ सीखने को मिला तो कमेंट में लिखो, मेरे लिए वेल्थ का मतलब क्या है, क्योंकि तुम्हारा जवाब ही तुम्हारी जर्नी का मिरर है। और अगर तुम ऐसी किताबें महसूस करना चाहते हो जहां शब्द कहानी बन जाते हैं और कहानी जिंदगी बदल देती है, तो चैनल ऑडियो बुक 177 को सब्सक्राइब करो। यहां हम किताबें नहीं पढ़ते, हम जिंदगी को डीकोड करते हैं।